नमस्कार आप सभी को। टुडेज करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 8 सितंबर, पर आज 7 और 8 सितंबर दोनों जो हैं इनके करंट अफेयर्सों की बात करेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आयोजित होते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स है उसका काफ़ी महत्व होता है। इसको हमें जानना होगा। और वो करंट अफेयर्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो सामान्य अध्ययन वाले विषय हैं उनसे भी इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें करंट अफेयर्सों को अच्छे तरीके से विश्लेषण करना होगा। और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ आप उनमें उन एग्ज़ाम की को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें एग्ज़ाम में हमारी सहायता करते हैं। चलिए जानते हैं 7 और 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर हैं, आप जानते हैं। तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने इस तिथि को घोषित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और वर्ष 1966 में इसको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने ये घोषित किया और पहली बार 1966 में इसको मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि समाज के विभिन्न समुदाय हैं और व्यक्तियों को साक्षरता के महत्व के बारे में बताना और साथ ही इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रकृति पर जोर देना कि आप यदि साक्षर होंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं। ये सब अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर यूनेस्को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर सीखने, साक्षरता को बढ़ाने और प्रौढ़ लोगों की स्थिति को मजबूत बनाने के साथ ही उनमें मद्यपान के विरोध में विचार पैदा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डेट काफ़ी याद रखना आप, महत्वपूर्ण है, ये पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं दूसरा क्या बनता है हमारा। देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। पहली इसको ध्यान दीजिएगा। 3 से 4 सितंबर 2020 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस बात को याद रखना। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया था। जो इसका आयोजन किया था इसमें 3 लोग हैं, देखिएगा। एक क्या है, जनजातीय कार्य के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है, जनजातीय कार्य मंत्रालय, एक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन लोगों ने इसको मिल करके किया था। और वर्तमान में जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं, ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम की है। ये देखिएगा, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार जो 7 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था वो पहली बार हुआ था। तो पहली बार होने के कारण ये महत्वपूर्ण है। यूएन ने पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की, यानी हम स्वच्छ नीला आसमान चाहते हैं। और इस दिवस की जो थीम थी कि सबके लिए साफ हवा, क्या है, सबके लिए साफ हवा इसका थीम है। और थीम पूछी जाती है एग्जामों में। और WHO के अनुसार देखें तो प्रतिवर्ष 70 लाख लोग जो होते हैं, ऑलमोस्ट 7 मिलियन लोग, उनकी जो अकाल मृत्यु होती है उस मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण होता है, ऐसा WHO मानता है। तो इस बात को आप याद रखना कि इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को, पहली बार 7 सितंबर 2020 को यह मनाया गया। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है रिस्पॉन्सिबल ओडोलेंसिस 2020 यानी 2020। ये क्या है, केरल में इस कार्यक्रम को 25 सितंबर को शुरू किया जाएगा। अभी नहीं, कब, 25 सितंबर को शुरू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा, किशोरों में आत्म जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करके उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना। ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबल ओडोलेंसिस, ठीक है। और इंटरएक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं और सेमिनारों की एक श्रृंखला के माध्यम से कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान, उसमें भारतीय संविधान, मानव अधिकार, वित्तीय साक्षरता, इंटरनेट सुरक्षा आदि विषयों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब भारतीय संविधान, मानव अधिकार, वित्तीय साक्षरता, इंटरनेट सुरक्षा, इन विषयों की जानकारी किनको होनी चाहिए, एक आम नागरिक को होनी चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट को होनी चाहिए। इसलिए जो किशोर हैं उनमें आत्म जागरूकता, मतलब इन चीज़ों की आत्म जागरूकता उनमें ज़रूर होनी चाहिए और सामाजिक जिम्मेदारी भी उनमें विकसित हो सके। इसलिए रिस्पॉन्सिबल ओडोलेंस केरल में इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहाँ किया गया ये भी पूछ सकता है, कब किया गया ये भी पूछ सकता है, इस बात को याद रखने का।
ठीक, आगे देखते हैं क्या है। डीआरडीओ चर्चा में है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप ये पहले हुआ करता था, अब डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से है, मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। मानव रहित था, ठीक है, हाइपरसोनिक था जो काफ़ी तेज होता है, और यह सिस्टम पूर्णतः क्या स्वदेशी है, सबसे बड़ी विशेषता ये है। और भारत जो है वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास क्या है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में चौथा देश कौन बना है, भारत। इस बात को याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह मानव रहित स्क्रैम जेट सिस्टम है, इसकी रफ्तार ध्वनि से भी 6 गुना अधिक है, इस बात को याद रखिएगा। और जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना की गई 1958 में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश रेड्डी। और इसका जो ध्येय वाक्य है, मोटो आप कह सकते हो, ध्येय वाक्य वह है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये पूछा जाता है, बलस्य का मूल क्या है, विज्ञान है। ये है डीआरडीओ का ध्येय वाक्य, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार, मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम है उसका विस्तार किया जाएगा, ऐसी एक न्यूज़ थी। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार की मंजूरी दे दी है। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में 30.53 वर्ग किमी का क्षेत्र बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 884 वर्ग किमी वो ऑलरेडी है इस, और 884 वर्ग किमी में अब 30.53 वर्ग किमी और जोड़ा जाएगा। अच्छा, कितना जोड़ा जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, और फिर बाघों के लिए टाइगर रिजर्व के रूप में इसको 2006 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, ये दोनों याद रखना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे लगभग 2/3 कितने हैं पूरे विश्व के, यहीं पर हैं, कहाँ, असम में, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर वीआई किया, क्या किया है, वीआई कर दिया, वोडाफोन आइडिया ने अब नाम बदल दिया, ठीक है, क्योंकि उसको क्या होता, वोडाफोन अलग, आइडिया अलग के रूप में लोग इस पर कन्फ्यूज होते हैं और लोग उससे इसको घाटा हो रहा था, ठीक है। ये माना जाता है कि लगभग 480 मिलियन से ये घट करके 280 मिलियन के आसपास इतनी गिरावट इसमें आ गई थी, तो इसलिए इन लोगों ने इस प्रकार का एक फैसला लिया है। देखते हैं, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर वीआई किए जाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों का नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। ये यानी वोडाफोन आइडिया का जो नया लोगो आएगा, नया भी जो भी नया प्रोडक्ट होगा उसमें नया लोगो उनका आएगा। और वीआई को बदलते समय ग्राहकों की ज़रूरतों के साथ मजबूत करने, भरोसामंद, चुस्त, सहज और एक ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। और यह ग्राहकों को एक बेहतर आज और शानदार कल, ये बहुत बड़ी बात है, इसको बेहतर आज और शानदार कल इसका मुख्य लक्ष्य है। इस उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ने के मकसद से इसको बनाया गया है, क्या, वीआई। यानी वोडाफोन आइडिया ने अपना दोनों ने नाम बदलकर एक ही नाम वीआई रख दिया। अगली न्यूज़ क्या हो सकती है, देखिएगा। मनोज सिन्हा ने, कौन है मनोज सिन्हा, आपको मालूम होगा। मनोज सिन्हा ने J&K में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए, जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं वहाँ, उनके लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। अब जानते हैं ये स्पैरो सिस्टम है क्या। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी, ने क्या किया, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों यानी J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेंजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, इसका पूरा नाम है, इसकी शुरुआत की है। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेंजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये शुरू किया गया है। अच्छा, स्पैरो क्या है जानते हैं, यह एक प्रणाली है, इस प्रणाली से लगभग क्या होगा, 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। और इसका उद्देश्य है संक्रमण जो इस समय कोरोना का चल रहा है, इसके दौरान मूल्यवान रिपोर्ट APR के देरी के नुकसान से बचने के लिए जो JKAS यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है अधिकारियों के, उनके प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतरीन निगरानी की जा सकेगी, यानी उनके प्रदर्शन और मूल्यांकन अच्छे से किया जा सकेगा, और समय पर पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शिता इसमें लाई जाएगी। इस लिए स्पैरो सिस्टम इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। अगला देखिएगा, इस योजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कौन कार्यान्वित कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कौन कह रहा है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाएगा। कोई भी आवेदक स्पैरो जो सिस्टम है इसका उपयोग करके कहीं से भी कभी भी APR फाइल कर सकता है और इनबिल्ट अलर्ट मैकेनिज्म और ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के कारण प्रक्रिया को सहज, त्वरित मतलब अचानक और सुविधा जनक बनाने की उम्मीद है। यानी स्पैरो सिस्टम जम्मू और कश्मीर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके लिए मनोज सिन्हा द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ये किस से संबंधित है, तो JNK जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है उससे ये संबंधित है। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, एग्जाम के कुछ न्यूज़ें थी जो एग्ज़ाम की के रूप में जानी गई। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे आगे में आयोजित होने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ये प्रश्न बन सकते हैं। कुछ प्रश्न इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको याद रखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप तक तुरंत इसकी अपडेट पहुंच जाए, और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो आप अपनी तैयारी को निरंतरता बनाए रखिए, एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभरिएगा। आज के इस करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।